नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रियांस। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रमुख रूप से जानेंगे प्रियांस क्या है, प्रियांस की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, प्रियांस शब्द का उपयोग इसके लिए क्यों किया गया, प्रियांस केवल प्रोटीन का बना होता है या इसमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है, प्रियांस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, प्रियांस कौन कौन से डिजीज मनुष्य में और जानवरों में कॉज करता है, और इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे प्रियांस की 8-10 पॉइंट में प्रमुख फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, इस टॉपिक को जानने के पहले एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार वाइवा में ऐसे एग्जाम में जो पूछा गया है कि वायरस, वायरॉइड्स और प्रियांस में एक लाइन में डिफरेंस क्या है। देखिए, तीनों क्या है, इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं, तीनों जो कि डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन ये पूछा जाए कि तीनों में ऐसा कौन सा है जो ऑलवेज पैथोजेनिक या मतलब फेटल होता है। तो प्रियांस ऑलवेज जो है कि फेटल होता है। अब इसके हम लोग अगर कंपोजिशन की बात करें तो वायरस जो होता है वह न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। मीनिंग वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है या डीएनए हो चाहे आरएनए हो, बाहर से प्रोटीन कोट से क्या होता है, कवर होता है, जिसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड की यूनिट जो कि कैप्सोमियर होती है। वायरोइड्स जो होता है उसमें केवल जेनेटिक मटेरियल मतलब वायरोइड जो है वह सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बना होता है, मीनिंग उसमें प्रोटीन कोट नहीं होती है। और प्रियांस जो है सिर्फ प्रोटीन का बना होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल कहें या फिर कहें न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए या आरएनए, दोनों में से कोई नहीं होता है। तो इसको याद रखने का सिंपल ट्रिक यही है कि वायरस के केस में आप लोग ये याद रखेंगे कि वायरस में न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कोड दोनों होता है। प्रियांस तो प से प्रियांस, प से प्रोटीन, अगर आप लोग अगर इसको याद रखें मतलब प्रियांस केवल प्रोटीन का बना होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए क्या था, एब्सेंट होता है। और जो वायरोइड्स है, वायरोइड्स में न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए के रूप में प्रोटीन कोड जो है कि एब्सेंट होता है। अब हम लोग आते हैं डिटेल में जानते हैं प्रियांस के बाद इसकी खोज किसने किया और उसके तमाम फीचर कौन कौन से। देखिए, प्रियांस जो शब्द है या इसको खोजने का जो श्रेय है अमेरिका के न्यूरोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट स्टैनले प्रूशिनर को जाता है। क्या बताएगा कि टर्म प्रियांस वाज क्वाइंड बाई अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट एंड बायोकेमिस्ट स्टैनले प्रूशिनर इन 1982। मीनिंग 1982 में अमेरिका के न्यूरोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट थे स्टैनले प्रूशिनर साहब, उन्होंने प्रियांस शब्द को दिया और इसके बारे में खोज किया। अब प्रश्न है कि प्रियांस नाम क्यों दिया गया। देखिए, इसका कारण यही था, इसका लिटरल मीनिंग क्या है, प्रोटीन प्लस इन्फेक्शन। मतलब प्रियांस प्रोटीन का बना हुआ इन्फेक्शियस पार्टिकल है, तो प्रोटीन प्लस इन्फेक्शन से इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, प्रियांस रख दिया। लिटरल मीनिंग इसका क्या है, वही बता रहे हैं, प्रोटीन प्लस इन्फेक्शन मतलब प्रोटीन का बना कोई कण है जो इन्फेक्शियस नेचर में होता, तो इसलिए प्रियांस और इन्फेक्शियस को मिला करके प्रियांस पड़ गया। अब इस की अगर परिभाषा में बताना हो एक लाइन में, तो प्रियांस आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। मतलब प्रियांस क्या है, प्रोटीन का बना हुआ संक्रमण उत्पन्न करने वाला जो कि पार्टिकल है। और इस खोज के लिए स्टैनले प्रूशिनर गॉट नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी फॉर डिस्कवरी ऑफ प्रियांस इन 1997। प्रियांस की खोज के लिए स्टैनले प्रूशिनर जो साहब को 1997 में फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में कहें, इनको नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया था। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नोबेल पुरस्कार का मीनिंग क्या है या किसके नाम पे जो कि रखा गया। तो अल्फ्रेड नोबेल साहब थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज किया था, और
उन्होंने शादी नहीं किया था, तो उनके मरने के बाद उनके पास जो तमाम सारे ऐसे पत्र या लेटर मिले, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जो भी उनके पास संपत्ति है उसको अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग उच्च कोटि के कार्य कर रहे हैं उनको उस रूप में कुछ प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाए। तो उनके मरने के बाद से जो है कि इस मतलब अल्फ्रेड नोबेल साहब थे, उन्हीं के नाम को सम्मान देने के लिए, उनके नाम को अमर करने के लिए नोबेल पुरस्कार तब से जो कि दिया जा रहा है। शुरुआती दौर में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में जो कि दिया जाता था, लेकिन अब लगभग सभी क्षेत्रों में जो है कि नोबेल पुरस्कार जो उस क्षेत्र के उच्च कोटि के कार्य करने वाले लोग हैं उनको दिया जाता है। एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन नो न्यूक्लिक एसिड। मतलब प्रियांश जो होता है वह सिर्फ प्रोटीन का बना होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड मीनिंग डीएनए या आरएनए नहीं पाया जाता है। प्रियांश कॉन्स्टिट्यूटिंग प्रोटीन्स रिप्रेजेंटेड बाई पीआरपी। एक कई बार वाइवा में पूछा गया है कि प्रियांश में जो प्रोटीन है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैपिटल पी स्मॉल आर फिर कैपिटल पी। तो कैपिटल पी स्मॉल आर का मतलब पी आर मतलब प्रियांश हो गया और फिर पी मतलब प्रोटीन। तो पीआरपी मतलब प्रियांश प्रोटीन के नाम से इसको हम लोग या इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट हैव मास ऑफ 27,000 to 30,000 डाल्टन। मीनिंग जो प्रियांश है ये प्रोटीन का बना हुआ है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वह 27,000 से लेकर के 30,000 डाल्टन जो कि होता है। एंड कंसिस्ट ऑफ 250 अमाइनो एसिड, और ये लगभग 250 अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। अमीनो एसिड या अमाइनो एसिड हैं क्या, तो ये प्रोटीन की फंक्शनल यूनिट है। आप लोग पहले ही जानते होंगे, पढ़े होंगे कि ऐसे तो नेचर में लगभग 300 से अधिक प्रकार की अमाइनो एसिड है, लेकिन हम लोगों के रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो 20 अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट हम लोग को पड़ती है, जिसमें 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनका फॉर्मेशन हम लोग के शरीर में तमाम सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा हो जाता है। तो जिनका निर्माण हमारे लोगों के शरीर में हो जाता है उनको हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। और जिन 10 अमाइनो एसिड का निर्माण हम लोग के शरीर में नहीं होता है तो उनको हम बाहर से फूडस्टफ्स खाद्य सामग्री के माध्यम से लेते हैं, उनकी पूर्ति करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। ध्यान रखिएगा, इसेंशियल का मतलब जिनका निर्माण हम लोग के शरीर में नहीं होता, हम लोग बाहर से भोज्य पदार्थ के माध्यम से लेते हैं, और जिनका निर्माण हम लोग शरीर में हो जाता है अलग अलग प्रोसेस के द्वारा उसको हम नॉन इसेंशियल बोलते हैं, मतलब आवश्यक अनावश्यक। हाँ, लेकिन महत्व तो दोनों का हम लोगों के लिए बराबर है। द जीन कोड दीज जो प्रोटीन फाउंड इन नॉर्मल होस्ट डीएनए। मतलब जो प्रोटीन जिस प्रोटीन का प्रियांश बना होता है उसको जो जीन कोड करते हैं वो जीन नॉर्मली जो है कि होस्ट के डीएनए में जो कि प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम लोग मनुष्य की बात करें तो इन ह्यूमन बीइंग प्रियांश प्रोटीन जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 20। ये कई बार एग्जाम में वाइवा में पूछा गया है। मनुष्य में 20वें क्रोमोसोम पर जो है कि वह प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं जो प्रियांश के प्रोटीन को कोड करती है। ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो प्रियांश जो प्रोटीन का बना होता है वो नॉर्मल प्रोटीन ही है, लेकिन मिस फोल्डिंग से या सडन म्यूटेशन के द्वारा क्या होते हैं कि उनकी सीक्वेंसिंग चेंज हो जाती है और जो कि इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल प्रियांश का फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। देखिए अब हम लोग जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मीनिंग प्रियांश का स्पेशल फीचर क्या। एग्जाम में ये हम लोग 9 पॉइंट जानेंगे। एग्जाम में 5 नंबर में लगभग क्वेश्चन फिक्स है क्योंकि प्रियांश के स्पेशल फीचर या कैरेक्टर क्या क्या है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन। मीन्स प्रियांश सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना होता है, जिसको हम पीआरपी मतलब प्रियांश प्रोटीन के नाम से जानते हैं। दूसरा है नो न्यूक्लिक एसिड दैट इज लाइक डीएनए एंड आरएनए। मतलब प्रियांश में न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता, मतलब कि डीएनए और आरएनए दोनों यहाँ पे एब्सेंट होता है। इट नॉट इनएक्टिवेटेड बाय टेम्परेचर अप टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। मीनिंग टेम्परेचर के प्रति प्रियांश क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। मीनिंग कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखा गया कि मैक्सिमम वायरसेस जनरली
इनएक्टिवेट हो जाते हैं, डीएक्टिव उसको मतलब खत्म हो जाते हैं। लेकिन प्रियांश 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी क्या होता है, इन्फेक्शन को उत्पन्न करने की कैपेसिटी रखता है। इट इज नॉट सेंसिटिव टू रेडिएशन दैट डैमेज वायरल जीनोम। एक फीचर और प्रियांश का है कि यह रेडिएशन के प्रति, अलग अलग प्रकार के विकिरण के प्रति रेसिस्टेंसी को शो करता है। और जिस रेडिएशन पर वायरस के जीनोम जो होते डिग्रेड हो जाते हैं, उस टाइप के रेडिएशन का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पांचवा पॉइंट है प्रोटीन डीनेचुरेटिंग एजेंट जैसे फिनॉल है, यूरिया है, अफेक्ट प्रियांस एक्टिविटी। मीनिंग क्या हो गया कि ऐसे कारक जो प्रोटीन को डीनेचर करते हैं, उसकी अनकॉइलिंग कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, जैसे यूरिया है, फिनॉल है, इनसे अगर हम लोग ट्रीट करें तो इसकी जो प्रियांस की एक्टिविटी होती है वह कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसका मीनिंग इससे एक बात प्रूफ हो गई कि प्रियांस क्या है, प्रोटीन का ही बना है, क्योंकि प्रोटीन का नहीं बना होता तो प्रोटीन डीनेचुरेटिंग एजेंट का इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। छठा पॉइंट है नो इम्यून रेस्पॉन्स। प्रियांस में किसी प्रकार का इम्यून रेस्पॉन्स मतलब प्रदर्शित नहीं होता है। सातवां है टारगेट न्यूरल टिश्यू। एक विशेषता और प्रियांस की है कि प्रियांस देखिए चाहे एनिमल में डिजीज काज करे, चाहे जो जानवरों में डिजीज जो कि काज करे, हर केस में क्या है कि हमारे ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही क्या करता है, डैमेज करता है, जिससे चाहे मनुष्य में हो, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, चाहे जानवरों में, यह डिजीज क्या करता है, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज को काज करता है, जिसमें जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, पेशेंट होता है, उसके अंदर सोचने की मतलब समझने की या कंसिस्टेंसी, ये सब क्षमता क्या होती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो इसका फीचर ये है कि यह न्यूरल टिश्यू को जो कि अफेक्ट करता है। आठवां पॉइंट है ऑलवेज फेटल एराइज बाय रैंडम म्यूटेशन। प्रियांस हमेशा देखा गया है हर केसेज में, अभी तक जो अध्ययन है यह फेटल ही है, नुकसानदायक ही है, हानिकारक ही है। और इसकी उत्पत्ति, ये ओरिजिन कैसे हुई, ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का कि यह रैंडम मिसफोल्डिंग के द्वारा या रैंडम म्यूटेशन के द्वारा इसका फॉर्मेशन हुआ। अगली विशेषता इसकी है लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब प्रियांस को इसीलिए हम लोग स्लो वायरस के नाम से, कई जगह एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्रियांस को हम लोग स्लो वायरस क्यों कहते हैं। तो इसका कारण यह है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। इसका मीनिंग, इंक्यूबेशन पीरियड के मीनिंग ये हो गया कि अगर प्रियांस का इन्फेक्शन किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी जानवर में अगर हो रहा है तो उसके सिम्टम आने में 1 से लेकर के 15 साल तक का समय लग सकता है। मतलब बहुत धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो करता है। तो ही लिखा गया कि लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड मीनिंग कि 1 to 15 ईयर सो नोन एज, इसलिए इसको हम लोग स्लो वायरस के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग आते हैं कि इससे डिजीज कौन कौन सी होती है। देखिए मनुष्य में हम लोग 2 डिजीज यहाँ पे पढ़ेंगे और जानवरों में भी 2 डिजीज। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे 4 स्पेसिफिक डिजीज के बारे में जो कि पढ़ेंगे, जो मनुष्य में और जानवरों में होते हैं। देखिए पहला क्या है, तो क्रूटफेल्ड जैकोब डिजीज है। तो अब प्रश्न ये आता है कि क्रूटफेल्ड जैकोब डिजीज इसका नाम क्यों पड़ा। तो इसका आंसर ये है कि जर्मन के 2 न्यूरोलॉजिस्ट थे, क्रूटफेल्ड और जैकोब। इन लोगों ने 1920 में इस डिजीज के बारे में पता लगाया था, खोजा था। तो उन्हीं के नाम को सम्मान देने के लिए इसको क्रूटफेल्ड जैकोब डिजीज के नाम से जानते हैं। ये भी क्या है, जो कि मनुष्य का ब्रेन की बीमारी है। इसमें ही होता है कि ऐसे मनुष्य के अंदर सोचने की जो क्षमता है, किसी चीज को याद रखने की क्षमता है, उनके अंदर जो मतलब कंसिस्टेंसी है, ये सारी चीजें क्या आती है, धीरे धीरे क्या आती है, लॉस होने लगती है। मीनिंग कि ब्रेन से संबंधित क्या समस्या होती है, मनुष्य एक तरीके से क्या होता है, पागल हो जाता है और फिर खत्म हो जाता है। दूसरा है कुरू डिजीज। देखिए कुरू डिजीज इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि जहां पर इस डिजीज को खोजा गया था, तो कुरू शब्द का मीनिंग क्या होता है कि ट्रेम्बलिंग। मतलब इसमें क्या होता है कि इस रोग से जो मतलब ग्रसित होता है व्यक्ति या जो पेशेंट, उसके हाथ में या पूरे शरीर में हमेशा क्या होता है, कंपन होता है। मतलब हमेशा कांपना या थरथराना, जो दूसरे शब्द हम लोग बोल सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम जो कि मतलब कुरू डिजीज पड़ा।
ये दोनों क्या है, मनुष्य में होने वाले रोग हैं। अब दो जो यहाँ पे डिजीज है, स्क्रैपी डिजीज ऑफ शिप एंड गोट, मतलब भेड़ और जो कि बकरी में पागलपन का रोग, स्क्रैपी डिजीज जो होता है वो भी प्रियांश से ही होता है। और मैड काउ डिजीज जो है ये भी क्या है, प्रियांश से ही होता है। इन दोनों केस में भी यही है कि जो ये प्रियांश है या क्या करता है कि इन जानवरों के भी मतलब ब्रेन को, उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को डैमेज करता है और वहां पे भी उसी प्रकार के सिम्टम दिखते हैं। हाँ, इनके बारे में सभी डिजीज के बारे में कॉमनली यही है कि रेयर फेटल ब्रेन जो कि डिजीज है, जो मुख्य रूप से ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे क्या करता है, डैमेज करता है, उसको खत्म कर देता है। एक चीज और है, अगर हम लोग आज के वीडियो को अगर समरी के रूप में 1 मिनट में देखें कि इसमें 5-6 महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसा कि हम लोग हर वीडियो के लास्ट में जानते हैं उसके आंसर को इसी से रिलेटेड। तो सबसे पहला यह है कि एग्जाम में आ सकता है या वाइवा के लिए कि प्रियांश की खोज किसने किया था या प्रियांश शब्द को किसने दिया था। तो इसका आंसर है अमेरिका के न्यूरोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था स्टैनले प्रूशिनर। इन्होंने इसके बारे में आइडिया दिया था, इस शब्द को दिया था। दूसरा प्रश्न है कि इसको प्रियांश क्यों कहा गया। तो इसका आंसर यह है कि प्रियांश प्रोटीन का बना हुआ इन्फेक्शियस पार्टिकल है, तो प्रोटीन प्लस इन्फेक्शन को मिला करके साथ में प्रियांश कह दिया गया। इसके बाद है कि प्रियांश, अभी हम लोग पढ़ लिए प्रोटीन का बना होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए चाहे आरएनए क्या कहें एब्सेंट होता है। प्रियांश का अगर हम लोग देखें जो मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है वो हम लोग पढ़े अभी कि 27,000 से लेकर के 30,000 डाल्टन होता है और ये लगभग 250 अमीनो एसिड से मिल करके बना होता है। अमीनो एसिड के टाइप की बात हो तो नेचर में 300 से अधिक प्रकार के अमीनो एसिड हैं, लेकिन हम लोगों के शरीर के लिए 20 प्रकार के अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। उसको 2 ग्रुप में बांटा गया, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। अभी हम लोग इसके बारे में जाने। प्रियांश में जो प्रोटीन होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो PRP के द्वारा, कैपिटल P स्मॉल r और कैपिटल P, मतलब प्रियांश प्रोटीन के नाम से इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। इसके बाद इसके हम लोग अलग अलग जनरल कैरेक्टर को जाने। हाँ, डिजीज कौन कौन से काज करता है, तो 2 डिजीज मनुष्य में है, क्रुटफेल्ड जैकोब डिजीज और दूसरा है कुरू डिजीज। क्रुटफेल्ड जैकोब डिजीज इसीलिए कहते हैं क्योंकि 2 न्यूरोलॉजिस्ट जर्मन के थे, क्रुटफेल्ड और जैकोब, इन्होंने इसकी खोज किया था। कुरू डिजीज इसलिए कहते हैं कि कुरू शब्द का मीनिंग क्या होता है, ट्रेम्बलिंग, मतलब हमेशा ऐसे व्यक्ति जो पेशेंट होते हैं उनके पूरे शरीर में कभी या जैसे शरीर हमेशा उनका थरथराता रहता है। और स्कैपी डिजीज ऑफ शिप एंड गोट, ये भी जो कि प्रियांश से ही होता है। और काउ मैड या मैड काउ जो डिजीज क्या था, प्रियांश होता है। हर केसेज में यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रियांश है वह जो ऑर्गेनिज्म है उसके ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही अफेक्ट करता है। ये पूछा जाए कि प्रियांश को हम लोग स्लो वायरस क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर यह है कि प्रियांश का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है बहुत लंबा होता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति में इसका इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देने में 1 साल से लेकर 15 साल तक लग जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग स्लो वायरस के नाम से जानते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप लोग चैनल पे हमारे नए हैं या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिए, जिससे हमें अपने वीडियो को इम्प्रूव करने में सहायता मिले और हमें एक फीडबैक भी मिलता रहे। धन्यवाद।